जिस सीट पर सबसे ज़्यादा नज़र हैं वो है कैराना लोकसभा और उसकी वजह कई हैं और सबसे बड़ी वजह फ़िलहाल यही है कि सबसे यंग कैंडिडेट शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में मौजूद हैं। नाम है इकरा हसन, किसी पहचान की मोहताज वो नहीं हैं। इकरा हसन न्यूज़ 18 इंडिया पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। वोटिंग अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। इकरा, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी, बहुत लंबा कैंपेन आपने किया, हमने देखा आप अकेले ही पूरे कैंपेन को लीड आप कर रहे थे। क्या इकरा हसन के नाम के आगे सांसद का टाइटल लग पाएगा? जी, कोशिश तो है, उम्मीद है कि लोग इस हमारा साथ देंगे और इस टाइटल को जो आप आगे लगाने का बता रहे हो उसे सच्चाई में तब्दील करने में हमारी मदद करेंगे। एक लंबा दौर रहा कैंपेनिंग का, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से कैंपेनिंग अलग थी? हमने देखा नाहिद हसन का कैंपेन आपने लीड किया था पूरा और वो सीट आपने समाजवादी पार्टी की झोली में डाली थी। इस बार खुद के लिए वोट मांग रहे हैं, तो क्या तब्दीली इस बार आप देख रहे हैं? अपने लिए अब वोट मांग रहे हैं, पहले भाई के लिए मांगा था। बहुत फ़र्क है, पहले तो स्केल में ही बहुत फ़र्क है। वो एक विधानसभा चुनाव था, ये लोकसभा 5 गुना बड़ा है विधानसभा के चुनाव से। और दूसरा, अपने लिए वोट मांगना और किसी और के लिए वोट मांगने में बहुत फ़र्क है। किसी और के लिए वोट मांगना बहुत आसान है, अपने लिए वोट मांगना बहुत मुश्किल है। तो उस टाइम इतनी मुश्किल नहीं लग रहा था और वो जो चुनाव था उसमें सभी बहुत चार्ज्ड अप थे और लोगों ने बहुत साथ दिया था उस चुनाव में। अब भी बहुत साथ और समर्थन मिल रहा है, सभी का प्यार है। लेकिन वो चुनाव एक अलग जोश का था क्योंकि मेरे भाई जेल में थे। इस बार थोड़ा सभी का चुनाव, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, थोड़ा शांत है। हमारी तो स्ट्रैटेजी भी रही है कि हम ज़्यादा थोड़ा शांत चुनाव लड़ें, लेकिन सत्ता का चुनाव क्यों शांत है, ये बड़ी वजह है। अखिलेश यादव को आपने नहीं बुलाया चुनाव प्रचार के लिए, क्या वजह थी? वजह ये थी कि हम भाजपा की स्ट्रैटेजी से अलग करना चाहते थे और हम उन्हें दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री को बुलाया, 1 बार प्रधानमंत्री आए, उप मुख्यमंत्री ने पर्चा भरवाया, यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री आए, केशव प्रसाद जी आए और गन्ना मंत्री आए। तो इन सब का जवाब अखिलेश यादव जी की एक अदना सा प्यादा दे देगा इंशाल्लाह। आप प्यादा कह रहे हैं खुद को? जी, शतरंज में प्यादा भी मात दे देता है ना। या ये वजह थी कि अखिलेश को बुलाना कहीं नुकसानदेह साबित हो सकता था इकरा हसन के लिए, ऐसा है? क्योंकि अभी भी अगर हम कैराना में बैठे हैं तो 2013 तो लोगों के जहन में रहता है और जो कास्ट कॉम्बिनेशन बदला है जयंत चौधरी के आरएलडी बीजेपी के साथ जाने में, क्या वो एक ख़तरा था आपके लिए? जी नहीं, देखिए 2013 के बाद 2017 में मेरे भाई कैराना से ही साइकिल के सिंबल पे समाजवादी पार्टी से विधायक के प्रत्याशी थे, लड़े और जीते। 2022 में भी वो साइकिल के सिंबल, हम कभी नलके के सिंबल पे विधायकी नहीं लड़ी मेरे भाई ने, वो साइकिल के ही सिंबल पे लड़े हैं। तो ऐसी कोई खतरे की बात नहीं है, ना ऐसी कोई बात दिल में थी। और गठबंधन मजबूत ज़रूर था, लेकिन अभी भी ऐसी कोई हमें दिक्कत नहीं है। सभी का साथ और समर्थन मिल रहा है। सभी का समर्थन मिल रहा है। हमने देखा 22 में आरएलडी साथ थी, 18 के चुनाव में बाईपोल हुआ था, आपकी अम्मी चुनाव जीती थी। तो क्या इस बार बदलाव आया है? क्या जयंत चौधरी का जाना झटका तो रहा होगा सर? जी बिल्कुल झटका रहा है। वो एक मजबूत दल हैं पश्चिम के और बड़ा अच्छा हमारा यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन गठजोड़ गठबंधन बन गया था। झटका तो ज़रूर था, लेकिन भाजपा की जो विचारधारा है वो किसानों के विपरीत रही है, हमेशा से किसान हित की नहीं है और ये बात किसानों को अच्छी तरीके से पता है। तो ये जो विचारधाराओं की लड़ाई है ये एकदम से ख़त्म नहीं हो जाती। जिनके अगेंस्ट किसानों ने, हमने साथ में मिलके संघर्ष किया है, एकदम से उनके साथ दिल मिलना बहुत मुश्किल है और वो हो भी नहीं पा रहा है। तो दल मिले हैं, अभी दिल नहीं मिल पाए हैं लोगों के। अब बड़ी साफगोई से एक्सेप्ट कर रहे हैं, बड़ी बेबाकी से, कि झटका है। आमतौर पर जो पॉलिटिकल आदमी होता है वो इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता, वो ये कहता है नहीं नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या इसका मतलब आपको फ़र्क
कहीं ना कहीं पड़ रहा है? नहीं, देखिए, अगर हमारे साथ गठबंधन होता तो बिल्कुल हमारी सीट और आसान हो गई होती और मजबूत रहती, लेकिन वो कॉम्बिनेशन जो था वो हमारे साथ ही बैठ रहा था, क्योंकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी नेचुरल एलाइज रहे हैं हमेशा हमेशा से। मेरे पिताजी इस गठबंधन से चुनाव लड़े थे 2004 में, तो ये नेचुरल एलाइज रहे हैं। वहाँ ये जो गठबंधन बना है अब नया, उसका तालमेल ही कुछ बैठ नहीं पा रहा है, क्योंकि एक किसान हित की पार्टी है और एक ने बिल्कुल किसानों को रौंदने कुचलने का काम पिछले 5-10 साल में किया है। क्यों गए जयंत चौधरी? कह रहे थे कि वो चवन्नी नहीं है, इस तरह के बयानात उनके पहले आते थे। इकरा को क्या लगता है? देखिए, मुझे तो मालूम नहीं, इस पर तो वही बेहतर टिप्पणी कर सकते हैं कि क्या वजह रही है, लेकिन जहाँ तक हमें लगता है तो कोई ना कोई ज़रूर मजबूरी रही होगी, क्योंकि ये सम्मानजनक गठबंधन नहीं दिखाई दे रहा है। वो बहुत बड़े नाम हैं, बहुत बड़ा उनका कद है, लेकिन उस हिसाब से उनको हिस्सेदारी नहीं मिली है भाजपा के गठबंधन में। और क्या वजह रही है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं, भाजपा लगातार लोगों को कभी सीबीआई से, कभी ईडी से झूठे मुकदमे करके विपक्ष को दबाने का प्रयास करती है और विपक्ष को ख़त्म करना चाहती है, तो हो सकता है उससे मिलता जुलती कुछ वजह रही हो। ठीक है, कुछ आप इतना लंबा कैंपेन आपने किया, कुछ पर्सनल सवाल भी। आप बाहर पढ़े लिखे हैं, पूरा एक लंबा आपका एजुकेशन में विदेश शिक्षा भी शामिल हुई है। क्या किस तरह से वो चीज़ अब काम आ रही है वहाँ की ज़िंदगी और यहाँ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, एक एक्टिव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में क्या मुद्दे रहेंगे आगे? वहाँ की तो पढ़ाई थी मेरी, और पढ़ाई जहाँ की भी वो काम ही आती है। तो तालीम सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर अपने किरदार में आदमी किसी चीज़ को सबसे ऊपर रखता है तो वो मेरे हिसाब से उसकी तालीम ही होनी चाहिए। तो तालीम का बहुत बड़ा रोल है। मैं जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला है वो बेशक मेरे वालिद साहब की मेहनत और उनके नाम की वजह से ज़रूर है, लेकिन उसके अलावा अगर और कोई चीज़ है जिसके दम पे मैं खड़ी रहती हूँ और संघर्ष करने को तैयार रहती हूँ, तो वो मेरी तालीम है। तो तालीम का बहुत बड़ा रोल है, और मुद्दा भी सबसे बड़ा मेरे लिए तालीम का ही है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पर महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा का कोई संस्थान हम ला पाएँ, क्योंकि उसकी कमी है हमारे इलाके में, और उस वजह से लड़कियों की तालीम एक लिमिट के बाद रुक जाती है। तो वही कोशिश रहेगी। वाइंड अप करेंगे अब। राजनीतिक रसूख आपके परिवार का रहा है, अब से नहीं, बहुत पहले से। तो क्या इकरा, आज युवाओं की भागीदारी की बात होती है कि इकरा अगर मुनव्वर हसन की बेटी ना होती तो कहाँ होती? जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल है अपनी राह टटोलना राजनीति में, और मैं एक लड़की हूँ। मुझे यहाँ तक पहुँचने का मौका इसीलिए मिला क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है, जो प्रिविलेज मुझे है मिला हुआ मेरे बैकग्राउंड के वजह से, तो उसके बदौलत मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन मैं उसे कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेती, और मैं रोज़ मेहनत करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि ईमानदारी से मेहनत मेरी लोगों को दिखे और उन्हें मेरा काम अच्छा लगे। तो लेकिन मैं जब अगर ये सोचूं कि अगर मैं कोई आम लड़की होती तो मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए इतना आसान हो पाता, क्योंकि बहुत अभी बंदिशें हैं जिनको खोलने की ज़रूरत है महिलाओं की एंट्री के लिए या किसी और युवा की एंट्री के लिए। पर ख़ास तौर पर मैं महिलाओं के लिए बात करूँगी तो लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। मेरी उम्र की जो महिलाएं हैं उनको बच्ची करार करके डिसमिस कर दिया जाता है। तो इस तरह की बहुत सी अभी दिक्कतें हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है, और इसमें मैं आधी आबादी को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जितनी हमारी हिस्सेदारी बढ़ेगी उतना ही हम अपने मुद्दों को खुद से रख कर और सशक्त हो पाएंगे। तो इसमें ज़रूरत है कि जो हमारी महिला कैंडिडेट हैं उनको हमारे महिला वोटर्स सपोर्ट करें, और उसके बदले में जो महिला प्रत्याशी जो जीते वो रास्ते खोलना शुरू करें और महिलाओं की एंट्री के लिए। मैं इंटरव्यू देखते हुए आ रहा था जब कैराना आया था, तो अब महिला अधिकार, आधी आबादी, आप स्ट्रेटेजिक फेमिनिज़म की भी बात करते हैं, क्या है ये? मैंने नहीं की थी स्ट्रेटेजिक फेमिनिज़म की बात, वो एक जर्नलिस्ट ने ही कैटेगराइज कर दिया है। पर मैं फेमिनिस्ट हूँ, और कई तरीके से आप अपने फेमिनिज़म को, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत एक मुखर रूप से उसको दिखाएं और दूसरों को वो चुभने लगे। तो आप एक माइल्ड वर्जन ऑफ फेमिनिज़म दिल से आप उसके लिए काम कर सकते हैं। तो वही मेरी कोशिश है कि मैं अंदरूनी रूप से बिल्कुल एक फेमिनिस्ट हूँ, बाहर से मैं जैसी भी लगूँ
तो और मैं काम उसी लिहाज से करना चाहती हूँ, महिलाओं की बराबरी के लिए, उनकी इक्वालिटी के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, क्योंकि जब तक देश की महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी तो देश भी आगे नहीं एक बढ़ेगा। आखिरी सवाल, कितने वोटों से जीत दर्ज करेंगे? मैं देखो नंबर्स पे मैं कभी बात नहीं करती, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है हम ज़रूर जीतेंगे इंशाल्लाह, और हमें पूरा सर्व समाज का और सबका हमें सपोर्ट मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। तो पहली बार है कि कोई नेशनल इशू, कोई मोदी जी का, योगी जी का चेहरा यहाँ पर कुछ काम नहीं कर रहा है। अब लोग बदलाव चाह रहे हैं, और एक जो चुप्पी है ना, आप महसूस कर रहे होंगे इस चुनाव में, एक चुप्पी है, तो वो विपक्ष वालों के लिए तो कोई बात नहीं, सत्ता वालों के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है जिस खामोशी से चुनाव हो रहा है, क्योंकि लोग बदलाव चाह रहे हैं। मतलब आप कह सकते हैं आपने इसे लोकलाइज कर दिया है, मोदी योगी वर्सेस इकरा, क्योंकि लोग थक गए हैं ना, उनके काम नहीं हो पा रहे हैं, उनके कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कब तक आप एक टीवी के एजेंडे पे ही वोट देते रहेंगे? कभी तो लोगों को अपने विकास और मुद्दे याद आएंगे, और मुझे बहुत खुशी है कि इस चुनाव में लोगों को वो याद आ गए हैं। और ये जो चुप्पी है, ये खतरे की घंटी है। मैं फिर कहना चाहती हूँ बदलाव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इकरा हसन, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त हम कहें कि बहुत पॉपुलर कैंडिडेट, और इस पर सभी की नज़रें इस वजह से भी हैं कि यहाँ पर बीजेपी की तरफ से तमाम बड़े नेता प्रचार के लिए आए, लेकिन इकरा हसन अकेली ही इस मैदान में डटी रहीं। इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई बड़ा नेता कैराना लोकसभा में प्रचार के लिए नहीं आया। अब से थोड़ी देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। आज फैसले का दिन है, और 4 जून को नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा क्या इकरा की मेहनत पर कैराना के लोगों ने मोहर लगाई। कैमरा पर्सन विशाल के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, कैराना।